नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। भारत सहित दुनिया भर में कोरोना का उत्पात मचा हुआ है। भारत में ये रोज नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। कुछ ही हफ्तों में कोरोना का ग्राफ कुछ हजार से बढ़कर करीब 3.5 लाख पार कर गया और ये रोजाना का मामला है। अभी देश में रिकॉर्ड 21 लाख से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि तीसरी लहर का पीक कब आएगा या पीक आ चुका है। रिपोर्ट देखिए। देश में शुक्रवार को 3,37,704 नए कोरोना संक्रमित मिले और 482 लोगों की मौत हो गई। इससे एक दिन पहले यानी गुरुवार को 3,47,000 लोग संक्रमित मिले थे और 703 लोगों की मौत हो गई थी। फिलहाल देश में 21,13,000 एक्टिव केस है। तीसरी लहर में कुल एक्टिव केसेस का आंकड़ा पहली बार 21 लाख के पार पहुंचा है। कुल एक्टिव केसेस ने 31 दिसंबर को 1 लाख और 8 जनवरी को 5 लाख का आंकड़ा छुआ था। सबसे चिंताजनक बात यह कि महज 22 दिनों में कुल एक्टिव केस 21 गुना बढ़ गए हैं। अब सभी लोग और सरकारें कोरोना के पीक का इंतजार कर रही हैं। क्या कोरोना का पीक आ गया है या अभी और तबाही मचाने के बाद तीसरी लहर अपने पीक पर पहुंचेगी? एक्सपर्ट्स की इस पर अलग अलग राय है। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर ने कुछ ऐसा दावा किया जिससे हम थोड़ी राहत की सांस ले सकते हैं। प्रोफेसर ने दावा किया कि पहले पीक का अनुमान फरवरी में था, लेकिन अब खबर अच्छी है। आईआईटी प्रोफेसर की भविष्यवाणी, देश में कोरोना केसेस का पीक कल आ जाएगा। 23 जनवरी को कोरोना पीक पर होगा। इसके बाद देश में कोरोना केसेस घटने शुरू हो जाएंगे। फरवरी तक रोजाना 20 से 25 हजार केस रह जाने का दावा है। होली तक कोरोना की पूरी तरह काबू में आने का अनुमान है। दूसरी तरफ दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के एचओडी डॉक्टर जुगल किशोर ने दावा किया कि दिल्ली में कोरोना महामारी का ये पीक निकल गया है। 13 से 15 जनवरी के बीच ही पीक था। उस समय 13 जनवरी को रिकॉर्ड 28,867 मामले दर्ज हुए थे, जो एक दिन में नए मरीजों की अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। वहीं दूसरे दिन 14 फरवरी को इस सीजन का रिकॉर्ड संक्रमण 30.64% दर्ज किया गया। यही समय था जब दिल्ली में पीक था। इसके बाद से पीक में डाउनफॉल का ट्रेंड दिख रहा है। ये दो दावे बताते हैं कि हालात काबू में आ रहे हैं। हालांकि देश में लगातार बढ़ते कोरोना केसेस का आंकड़ा डराने वाला है। इन्हीं दावों पर भरोसा कर मुंबई में सोमवार से स्कूल फिर खोले जा रहे हैं। वहीं दिल्ली में ऑड इवन खत्म कर बाजार रोजाना खुलेंगे। देश में 27 दिसंबर से शुरू हुई कोरोना की तीसरी लहर में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तीसरी लहर में अब तक 31 लाख नए मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 6,912 लोगों की मौत हो चुकी है। मृत्यु दर सिर्फ 0.2% है, यानी 1,000 मरीजों में से सिर्फ 2 लोगों की मौत हो रही है। ये दर दुनिया में सबसे कम है। डॉक्टर्स का कहना है ओमिक्रॉन ही महामारी को एंडेमिक फेज में लेकर जाएगा, लेकिन संक्रमण का ग्राफ अभी फ्लैट है। लोग संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ रहा, वो भी स्थिर है। नए मरीजों की संख्या 12 से 15 हजार के बीच आ गई है। हालांकि टेस्ट भी कम हुए हैं, लेकिन इसकी संख्या बढ़ने पर ही नंबर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अधिकांश में इस वेरिएंट की माइल्ड असर है। इसलिए लोग जांच के लिए भी आगे नहीं आ रहे। रेस्ट्रिक्शन की वजह से कमी आई, लेकिन ये वेव लंबा जा सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये वेव और जल्दी खत्म हो सकता था, लेकिन ये सिर्फ अनुमान है। पहले भी कई बार विशेषज्ञों ने कोरोना के खत्म होने का अनुमान लगाया था, जो फेल हो चुका है। लेकिन इस बार उम्मीद करेंगे इन विशेषज्ञों की भविष्यवाणी सही साबित हो। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। 30,000 से नए मामले, हालांकि 3,47,000 का भी ये आंकड़ा पार कर चुका है एक दिन के हिसाब से। अभी जिस तरह से उतार चढ़ाव देखा जा रहा है कोरोना के मामलों में, तकरीबन 3.5 लाख मामले रोजाना निकलकर सामने आ रहे हैं। इसे क्या समझा जाए, यही आज डिबेट का विषय है कि क्या पीक आ चुका है, क्या पूरे देश में तीसरी लहर का पीक आ चुका है या पीक आकर चला गया या आना बाकी है। आज इसी पर हम बात करेंगे और तैयारियों का भी जिक्र करेंगे, साथ में आपकी और हमारी सावधानी पर भी बात होगी। आइए हमारे पैनल से मिलवाते हैं और फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर सतबीर चौधरी हैं, पूर्व डीजी हेल्थ। डॉक्टर सतबीर, बहुत स्वागत है आपका।
अनिल गोयल है हमारे साथ, नेता बीजेपी। अनिल साहब, बहुत स्वागत है आपका। हरदीप पाडला है प्रवक्ता जेजेपी, आपका भी स्वागत है। ओपी डाबला है प्रवक्ता कांग्रेस। ओपी जी, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। एक एक करके आऊंगी सभी के पास। डॉक्टर सतबीर चौधरी, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल, कितनी तबाही मचाएगा कोरोना? क्या हम तीसरी लहर के पीक पर हैं? सबसे पहले तो अनामिका मिश्रा जी, आपको मैं मुबारक देता हूं कि आपके चैनल ने बार बार ये टॉपिक लेकर के लोगों को जागरूक किया है जी, जबकि जागरूक करना सरकार का काम है, लेकिन आप ये काम बखूबी निभा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। और दूसरा, आपने बहुत अच्छी रिपोर्ट पेश की, बिल्कुल परफेक्ट रिपोर्ट पेश की है जी। आपका सवाल ये है कि क्या पीक आ गई है या अभी आनी है। अब ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जी। पहला तो है वायरस, कि वायरस कितनी चालाकी करेगा, कितनी म्यूटेशन करेगा, कितना बदलाव करेगा, वो अपना रोल बखूबी निभा रहा है। दूसरा है लोग, कि लोग कैसे बिहेव करेंगे, मास्क पहनेंगे नहीं पहनेंगे, सोशल डिस्टेंस रखेंगे या नहीं रखेंगे। तीसरा फैक्टर जो लोगों से रिलेटेड है वो सरकार है। सरकार आदेश जारी करती है, गाइडलाइन जारी करती है, लेकिन खुद ही उसको नहीं मानती जी। वो एक पुलिस में पुरानी कहावत है ना, रेड अलर्ट जारी किया था, 4 दिन बाद फिर रेड अलर्ट जारी कर दिया, फिर रेड अलर्ट जारी कर दिया। वो कहते हैं जी रेड तो पहले ही है, कुछ और इसका नाम रखो, कोई ऑरेंज रख दो, कुछ और रख दो। तो वही बात है कि जब पहले से ही मास्क के लिए आदेश किए हुए हैं, पहले से ही आपने सोशल डिस्टेंसिंग किया हुआ, पहले से रिस्ट्रिक्शन लगा, रिस्ट्रिक्शन जेन्युइन होने चाहिए, जेन्युइन रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए, ऐसे रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए कि जिसको सब माने। जैसे ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं होने चाहिए जो खुद ही ना माने हो, तो उसमें फिर प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल, सिर्फ गाइडलाइन जारी करने से बात नहीं बनती, बात बनती है गाइडलाइन इंश्योर करने से। इंश्योर तभी होंगी जब नेतागण और अफसर जब इसको पालन करेंगे और लोगों को दिखाएंगे, तभी लोग मानना शुरू करेंगे। अब इसी प्रकार इलेक्शन कमीशन पे कमेंट तो नहीं करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन गाइडलाइन तो जारी कर देती है, लेकिन वो गाइडलाइन इंप्लीमेंट कौन करेगा? क्या एक एसडीएम या डिप्टी कमिश्नर किसी मंत्री पे या किसी पार्टी के बड़े नेता पे कार्रवाई कर सकता है? और क्या वो कार्रवाई कर रहा है? इसी प्रकार जिन बाजारों में, जिन मॉल में पालना नहीं हो रही है, गाइडलाइन नहीं हो रही, आप कह तो देते हो कि 50 से ज्यादा आदमी नहीं होंगे या 200 से ज्यादा आदमी नहीं होंगे, ये इंश्योर किया जाए कि जहां 50 से ज्यादा आदमी है, 2 से ज्यादा आदमी है, सिर्फ उस फंक्शन में एक्शन नहीं लेनी, एक्शन ये लेनी है कि उस मॉल को या उस मैरिज पैलेस को महीने के लिए, 15 दिन के लिए बंद कर दिया जाए, ताकि बाकियों को उसका पता लगे कि कार्रवाई भी हो सकती है। इसी प्रकार जो पार्टी रोड शो करती है या जो पार्टी रैली करती है, जो पार्टी भीड़ इकट्ठा करती है, उस पर एग्जाम्पलरी पनिशमेंट की जाए, 3 दिन के लिए उसके सारे कार्रवाई बंद कर दी जाए, 3 दिन के लिए प्रोग्राम बंद किया जाए, तो ये दिखना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन कुछ काम कर रहा है। जैसे सेशन साहब के जमाने में, लिंक 2 के जमाने में, एसवाई कुरैशी के जमाने में थोड़ा बहुत सख्ती इलेक्शन कमीशन की तरफ से होती थी, कंट्रोल होता था। अब तो राजनीतिक दल को कोई डर नहीं है उसका, बिल्कुल सरेआम, खुलेआम, और अगर कोई पॉजिटिव हो जाता है तो वो कब नेगेटिव हुआ है, नहीं नेगेटिव हुआ, 3 दिन घर पे आराम करके फिर वापस आ जाते हैं, जी मैं तो ठीक हो गया हूं। तो ये प्रोसेस है। तो कब तीसरी लहर खत्म होगी, ये इन 3 चीजों पे डिपेंड करेगा। और तीसरा वाला मैंने आपको थोड़ा डिटेल से बताया कि तीसरे वाला किस पे डिपेंड करता है। तो इस पे डिपेंड करेगा कि हमारे नेता, हमारे अफसर कैसे बिहेव करते हैं और लोग उनको किस ढंग से मानते हैं। ओपी डाबला जी, अगर मैं लोगों में खौफ नहीं क्रिएट करना चाहता, नहीं, खौफ और डर से कुछ नहीं होगा। नहीं, बहुत सरल और सहज अंदाज में आप बोल रहे हैं, इससे कोई खौफ क्रिएट नहीं हो रहा है सर, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। ओपी डाबला जी, आपकी प्रतिक्रिया डॉक्टर सतबीर चौधरी की बात पर। देखिए, डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं कि सरकार के लोग, सरकार के अधिकारी, सरकार के नेता सब कोरोना जो गाइडलाइन है उसके बारे में तो कह देते हैं, लेकिन वो उसका खुद पालन नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, किसी भी जनसभा में चले जाइए, सरकार के नेता के लिए नहीं कह रहे हैं, ये सभी लीडर्स के लिए कह रहे हैं। वो जो गाइडलाइंस जारी करने वाले हैं उनके लिए भी, देखिए, और, सभी लीडर्स और जो नहीं जारी कर रहे, जो विपक्ष में बैठे हैं उनके लिए भी, ये सबके लिए बोल रहे हैं।
देखिए, गाइडलाइंस तो सबके लिए है। जब सरकार के मंत्री ही ये गाइडलाइंस का वो कर रहे हैं तो और लोग क्यों पालन करेंगे? आप देखिए, इनके नेताओं की जनसभा आज भी भवानी खेड़ा के अंदर जो रणबीर गंगवा है मंत्री, वो कर रहे थे डिप्टी, वो भी देखिए। आप उप मुख्यमंत्री देखिए जनसभा कर रहे थे, वो भी देखिए पूरी जनसभा के अंदर कहीं भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो जो प्रदेश के नेता मंत्री भी ऐसा कर रहे हैं तो गाइडलाइंस लगाने का क्या फायदा? गाइडलाइंस सिर्फ इनके लिए है, हमारे व्यापारियों के लिए है। बेचारे व्यापारियों को व्यापार रोकने के लिए 6 बजे बंद कर दी जाते हैं और इनके लिए ठेके खुल रहे हैं और चीज खुल रही है, स्कूल बंद कर दिए। इनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है नेताओं के लिए। तो मेरा तो ये सुझाव है कि नेताओं को पहल करनी पड़ेगी। खुद भी इन्होंने जो गाइडलाइन जारी करते हैं अपने उस पर चलना पड़ेगा। आज पब्लिक का तो ये चालान काट देते हैं, मास्क नहीं लगा रहे, लेकिन अपना खुद का इनका चालान कौन काटे? आप चले जी इनको जेल में ठूसने की बात करते हैं और आप वैसे ही घूमते हैं। तो ये दोगली, इस सरकार की दोगली नीति है। सभी नेताओं ने सोच समझ के अपना ये जो गाइडलाइन है इसका पालन करवाना ही चाहिए, तभी कुछ बचाव हो सकता है। देखिए, आज भी कोरोना के 9,000 के लगभग मामले आए हैं। हाँ, और 12 लोगों की मौत भी हुई है। तो इसलिए सरकार को तो सरकार को सोच समझ के इस गाइडलाइन का पालन भी करवाना चाहिए और श्रम भी करना चाहिए सभी नेताओं को। अनिल जी, आवाज नहीं मिल रही आपको? आपकी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? आ गई सर, बोलिए, जवाब दीजिए। नहीं, अनामिका जी, देखो, अभी तक सही मायनों में जो आपने बहुत गंभीर मुद्दा उठाया है और इस मुद्दे के लिए सरकारों को तो अपना काम करना चाहिए। सरकारें अपना काम कर रही हैं, लेकिन आज तक जितने भी एक्सपर्ट हैं, जितने भी विशेषज्ञ हैं, जितने भी लोगों से चर्चा हुई है, उस सब में अगर एक निष्कर्ष निकलता है तो निष्कर्ष निकलता है जागरूकता और सावधानी, जो हम सबको व्यक्तिगत तौर पर करनी पड़ेगी। जागरूकता भी करनी पड़ेगी, हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी, जिसको हमें ये कह सकते हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क से जरूरी। और सही मायनों में अब हमको अपनी मन स्थिति भी तैयार करनी पड़ेगी कि इन सब परिस्थितियों में सावधानी बरतते हुए हमें। गोयल साहब, सही मायने में दिखावा हो रहा है। भाई जी मेरी बात सुनिए। अगर आप कहीं भी कोई बात करेंगे, इलेक्शन की भी बात करेंगे, तो जब चुनाव आयोग मीटिंग बुलाता है, सभी राजनीतिक दलों की मीटिंग बुलाता है, जब सभी राजनीतिक दलों से राय मांगता है, तो सभी राजनीतिक दल कहते हैं हम चुनाव कराएंगे, चुनाव के लिए तैयार है, चुनाव होने चाहिए। अब जो सत्ताधारी दल है, यानी जो सरकार है, उसके आगे एक विकट स्थिति है कि वो कहे हम चुनाव नहीं कराएंगे, तो ये विरोधी दल ये कहेंगे आप चुनाव से भाग रहे हैं, हम हार के डर से भाग रहे हैं। हमारी मजबूरी है कि हमको कानून व्यवस्था भी लागू करनी है, पूरे देश की जनता की जीवन के भी साथ खिलवाड़ ना हो, और कहीं ऐसा भी ना हो कि कल को ये कहें कि भी चुनाव से भाग रहे हैं, संविधान का हनन कर रहे हैं। इसलिए इन सबकी चिंता करते हुए पूरी सावधानी के साथ चुनाव हो, इसलिए हम उस बात को बरत रहे हैं। और आपने ये देखा होगा कि चुनाव आयोग ने भी बहुत सख्तियां लगा करके इस टाइम स्टेटों के अंदर चुनाव करा रही है, और भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि इन सब नियमों के पालन करते हुए हम चुनाव को कराएं। अपवाद एक आध जगह हो सकते हैं, और मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि ये चुनाव आयोग के अंडर में अब सभी राजनीतिक दल हैं जहां पर चुनाव हो रहे हैं, और बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ। वापस आइए ना, अब चुनाव से जरा वापस आइए, जो बात है, जो मेन पॉइंट है, उस पर आ जाइए। क्या पीक आ चुका है? आप कितने तैयार हैं? डॉक्टर सतबीर कह रहे हैं कि जब आप लोग ही मास्क नहीं पहनेंगे तो किस तरह का मैसेज आप देंगे आगे प्रजा को? फिर लोग क्यों मास्क पहनेंगे? वो तो बार बार यही कह रहे हैं ना। कहीं पर भी धरना प्रदर्शन हो रहा है, वहां जब हम लोग उनसे सवाल पूछते हैं कि ठीक है आप प्रदर्शन कर रहे हैं, कीजिए, मास्क तो पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग तो फॉलो कीजिए, वो कहते हैं कि जब नेता ही नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों करें? नहीं अनामिका जी, सही बात ऐसा नहीं है कि नेता मास्क नहीं लगा रहे, लगभग सभी नेता मास्क लगा कर रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये बात अलग है कि आप कई बार जब फोटो खींचने का मामला आता है तो आदमी मुंह से मास्क हटा लेता है, क्योंकि राजनीतिक दल है और उसको चेहरा दिखाना भी। गोयल साहब, आज ही उप मुख्यमंत्री की जनसभा थी, उसमें किसी ने मास्क नहीं लगा रखा था नेताओं ने। और आज ही गंगवा साहब की अहमदपुर में भी थी जनसभा, वहां भी किसी ने मास्क नहीं लगा रखा। आप देखिए उनके फोटो। आप ये बात बताएं, जितने भी राजनीतिक दल खुद मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री जी का एक वीडियो वायरल हुआ है
वो लोगों को तो मास्क लगाने की बात करते हैं, लेकिन उस वीडियो में खुद मास्क नहीं लगा रहे। जवाब लीजिए ना। तो जब देखिए डावला साहब, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। जवाब लीजिए, रुक जाइए। मैं ये करूँ, सभी राजनीतिक दल ऐसा कर रहे हैं। इसमें अंदर अगर कहीं भाजपा में अपवाद है तो मैं उसको डिफेंडिंग को बचा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये चुनाव आयोग सख्ती लागू करे और जिस पर जो नियम काम लागू होता है उस पर लागू करके, जिस पर जो पेनल्टी, चुनाव आयोग तो सख्ती लागू करेगा ही। चुनाव आयोग ऑलरेडी आदर्श संहिता अनाउंस कर चुका है। सर, आपने जो गाइडलाइंस दी हैं कोरोना के लिए, कोरोना से फाइट करने के लिए, कोरोना के खिलाफ, सवाल उसे लेकर पूछा जा रहा है। अनामिका जी, बिल्कुल सवाल जायज है और मैं ये बात कह रहा हूँ कि जितना हम गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं और विशेष करके बीजेपी वाले जितना अधिक गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिस चीजों के लिए हम सबको ही जागरूक होकर एक साथ बढ़ना पड़ेगा। अगर हम कहेंगे नेता नहीं लगा रहे, नेता कहेंगे जनता नहीं लगा रहे, तो इससे बात नहीं। हाँ, इससे तो बात नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं। ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन शुरुआत हम खुद से करते हैं। अगर मैं कुछ अनाउंस कर रही हूँ, कोई गाइडलाइन मुझे फॉलो करानी है, तो मुझे उसके लिए एक रोल मॉडल बनना पड़ेगा। ये बात भी जायज है और आपकी बात भी जायज है कि आप नहीं पहन रहे इसलिए जनता नहीं पहनेगी, ये भी कोई बात नहीं हुई। लेकिन ये तय तो आपको करना है ना कि ये सख्ती कैसे बरतेंगे आप, अगर आप नहीं पहनेंगे तो। हमारे साथ हरदीप पाटला जी। हरदीप जी, ओपी डावला ने एक सवाल पूछा। वो कह रहे हैं कि शराब के ठेके खुले हुए हैं, आपको फायदा हो रहा है, लेकिन उन्होंने जो बात कही है वो मैं आपके पास रख रही हूँ। लेकिन 6 बजे तक दुकानें बंद करा के व्यापार बंद कराना चाह रहे हैं, लोगों का रोजगार बंद कराना चाह रहे हैं, ये आरोप था उनका। जवाब नहीं मिला अभी तक। अनामिका जी, मैं आपको थोड़ा इसे जो नया वेरिएंट आया है कोरोना का, ओमिक्रॉन, इसके बारे में बता दूं कि जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है, ये लग रहा है कि ये थोड़ा सा पहले की अपेक्षा कमजोर जरूर है, लेकिन जो इसका फैलाव है, इसका फैलाव बहुत तेजी से हो रहा है और मेरे ख्याल से 31 लाख के करीब जो मरीज अब तक आ चुके हैं। डेल्टा प्लस से इसकी स्पीड 3 गुना ज्यादा है। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये पहले की अपेक्षा कमजोर है मैडम। पहले की अपेक्षा कमजोर है, लेकिन आज भी 12 मौतें हुई हैं। हाँ, प्रदेश में इस बीमारी से लड़ने के बाद अनामिका जी, इस बीमारी से लड़ने के 2 तरीके हैं। नंबर एक तरीका है जो जनता को जागरूक करना है और जो जनता पे निर्भर है। नंबर 1 बात है, इसका एक हमारी कहावत है, इलाज से परहेज अच्छा। मतलब इलाज से परहेज अच्छा कि हमें सबसे पहले बीमार होने से पहले कि इससे अच्छा कि हम सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क लगाएं और ज्यादा अपना बाहर व्यर्थ में ना घूमें। इसके लिए क्या होगा कि सरकार लोगों को जागरूक कर सकती है, लेकिन लोगों की सहयोग की भी इसमें आवश्यकता होती है। सरकार इसमें निश्चित तौर पर लोगों को जागरूक कर भी रही है। और सेकंड इसके अंदर ये है कि जो सरकार ने पीछे वैक्सीनेशन की है, अभी तक लगभग हरियाणा के अंदर 2 डोज लगभग सभी व्यक्तियों को लग चुकी है और उसी का ही परिणाम है कि कैजुअलिटीज मेरे ख्याल से अब की बार थोड़ी सी कम है। सेकंड, जो सरकार की तरफ से किसी भी जब ऐसी दिक्कत आती है, सरकार की तरफ से ये होता है कि तैयारियां कैसे कर रही है। पिछली बार देखो कैजुअलिटीज थोड़ी ज्यादा हुई थी, उसको देखते हुए अब की बार हरियाणा के अंदर मैं आपको बताऊं 60 ऑक्सीजन प्लांट्स नए लगाए गए हैं। सेकेंडली 2500 के करीब कोविड रूम सरकार ने बनाए हैं, जिनके अंदर 5354 बेड्स की व्यवस्था सरकार ने की है। इन 5354 जो बेड्स हैं, इसके अंदर से 1501 आईसीयू बेड्स हैं और 700-800 मतलब 1000 के करीब वेंटिलेटर की व्यवस्था की है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पे अब ये बीमारी से लड़ने का जो तरीका है, जो सरकार अपनी बात रख रही है, बहुत अच्छी तरीके से सरकार ने व्यवस्था की है। बात सुनिए, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप इतने तैयार है तो आपकी तैयारी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आप बता रहे हैं। हाँ। दिल्ली सरकार ने बहुत खुलकर बात रखी है कि अब पीक आकर यहाँ जा चुका, अब पीक का डाउनफॉल दिख रहा है। हरियाणा में पीक को लेकर आपके पास क्या जानकारी है सर? हम पीक पर हैं या डाउनफॉल दिख रहा है या पीक आना बाकी है? देखिए अनामिका जी, जहां तक किसी भी बीमारी का जो पीक होता है कब आएगा, ये देखो ये तो स्थिति पर निर्भर करता है। सरकार का काम है स्थिति कैसे भी हो उससे निपटने के लिए सरकार तैयार होनी चाहिए। आज भी सरकार तैयार है और अगर स्थिति कुछ बिगड़ती है तो आप उसके लिए भी मैं आपको आश्वासन देता हूं कि सरकार पूरी तरीके से हर तरीके से तैयारी पर है या नहीं है, हम पीक पर हैं या नहीं है, यही तो स्थिति होगी ना जिसके लिए आपकी तैयारी होगी।
अनिल जी, आपके पास इसका जवाब है क्या? पीक पे अभी सरकार जो वायरस खुद बदलता है, वायरस का वेरिएंट मैडम, जो वायरस खुद बदलता है, रोक नहीं सकती। एक सेकेंड प्लीज, सरकार उसके वेरिएंट को बदलने को रोक नहीं सकती ना। हरदीप जी, वायरस कैसा वायरस अभी फिलहाल ओमिक्रॉन ही है, डेल्टा क्रोन नहीं आया सर, अभी डेल्टा क्रोन नहीं आया, अभी ओमिक्रॉन ही है। डेल्टा क्रोन नहीं आया, ओमिक्रॉन ही है अभी, उसने और म्यूटेंट नहीं किया है खुद को। आपने जिन ड्रग्स का, जिन इंजेक्शंस का, जिन बेड्स का, जिन वेंटिलेटर्स का इंतजाम किया है, वो कोरोना डेल्टा प्लस ओमिक्रॉन के लिए किया है, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं बस ये जानना चाह रही हूँ, क्या हम इस वक्त पीक पर हैं? 9,655 मामले एक दिन में, 12 लोगों की मौत का हो जाना, रिकवरी रेट आपके पास इसके आंकड़े होंगे, डेथ रेशियो का आंकड़ा होगा, पॉजिटिविटी रेट का आंकड़ा होगा। हरदीप जी, आप बताएंगे कि इस वक्त हम किस स्थिति में हैं, और उसके लिए आपने तैयारियों का तो जिक्र कर दिया, लेकिन हम किस स्थिति में हैं? 12 लोगों की जान चली गई है, बिल्कुल ये पहले के मुकाबले कम खतरनाक है, लेकिन जानें अभी भी जा रही हैं, पॉजिटिविटी रेट अभी भी है, हमें अभी भी मिनी लॉकडाउन से होकर गुजरना पड़ रहा है। नहीं मैम, मैं आपको एक बात करती हूँ, लॉकडाउन है शायद अब की बात, मैं आपको एक बात करती हूँ, लॉकडाउन है शायद अब की बात, इनिशियल लॉकडाउन से मतलब परहेज रखते हुए एहतियातन देखिए, लॉकडाउन अब की बार आप देखिए, एहतियातन लॉकडाउन किया गया, कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है, अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग गाइडलाइंस जारी की गई है, जहाँ पर ये दो आवाज सुन पा रही हूँ मैं। हरदीप जी, जो हमारे डिप्टी, हरदीप जी दोबारा दोहरा दीजिए, दो आवाज एक साथ आ रही थी। हरदीप जी, चलिए अनिल जी, यही सवाल मेरा आपसे। हरदीप जी चले गए। अनिल जी, फिलहाल क्या स्थिति, हम पीक पर हैं या नहीं? नहीं अनामिका जी, देखो सही बात ये है कि हम पीक पर हैं या नहीं हैं, ये तो विशेषज्ञ और डॉक्टर ही अच्छी तरीके से बता सकते हैं, लेकिन आप तो अपडेट ले रहे होंगे ना। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि सरकारें पूरी तरह से तैयार हैं, पूरी तैयारी के साथ लगी हुई हैं, सरकारें पूरी सावधानियां बरत रही हैं, और जो मैं पहले भी कहा है और अभी भी मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये लड़ाई अकेली सरकार नहीं लड़ सकती, इस लड़ाई के लिए सरकार और जनता दोनों की आवश्यकता है, दोनों की जागरूकता से ही काम चलेगा, कोई दो राय है ही नहीं इसमें। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। डॉक्टर सतबीर चौधरी, मैं आपके पास, नहीं सर अब ठीक है, तैयारियों पर बहुत कुछ हरदीप पाटला बोल चुके हैं। डॉक्टर सतबीर चौधरी, मैं आपके पास आ रही हूँ, ये जो बात निकल कर आई कि 13 जनवरी से लेकर 2-3 दिनों के भीतर ही पीक आकर जा चुका है, पीक का ये डाउनफॉल दिख रहा है, क्या हम वाकई ऐसी स्थिति से होकर गुजर रहे हैं? क्या तीसरी वेव अब जाने को है? अनामिका जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये वायरस बहुत माइल्ड है, तेजी से फैलता है, लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि तेजी से जाता भी है। हाँ। क्योंकि बहुत तेजी से फैलता है, थर्ड वेव जल्दी आ जाती है, और फोर्थ वेव जिसको हम जो फॉल वाली वेव है वो भी जल्दी आती है। लेकिन इस समय ये कहना बहुत मुश्किल है क्या ये फॉल की तरफ जाने लग गया है, नहीं। लेकिन पिछले 4-5 दिन से केसेस ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो हो सकता है कि कुछ दिन के बाद ये डाउन पे चला जाना शुरू हो जाए, और फैक्टर वही है, नंबर 1 वायरस कितना म्यूटेट करेगा, नंबर 2 लोग कैसे बिहेव करेंगे, और नंबर 3 खास तौर से राजनीतिक लोग और अफसर कैसे बिहेव करेंगे। मैं अनिल गोयल जी की इस बात से सहमत नहीं हूं। ये पल्ला झाड़ रहे हैं कि अगर लोग 2-2 घंटे का वीडियो होता है उसमें मास्क लगे होते, इन्होंने कहा कि फोटो खिंचवाने के लिए लोग मास्क उतार लेते हैं, वैसे तो पहन के रखते हैं। ये बात जब इलेक्शन कमीशन देख रहा है, जब लाइव वीडियो चल रहा है, 1-1 घंटे का 2-2 घंटे का प्रोग्राम चल रहा है, स्टेज पे लोग एक दूसरे से सटे हुए बैठे हैं, तो इलेक्शन कमीशन को तो दिख ही रहा है। लेकिन किसी भी जगह पर किसी एसडीएम की या डिप्टी कमिश्नर की क्या हिम्मत है कि मंत्री के प्रोग्राम को जाके रोक ले, या एक्स मिनिस्टर के इस सवाल को पहले भी पूछ चुके, जवाब नहीं दिया था। रोक ले। सिर्फ ये कहने पे बात नहीं बनती है, इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन का काम तो है, लेकिन ऐसे कमीशन ही जाकर के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाके हाजिरी लगाता हो। पुरानी इलेक्शन कमीशन नहीं रही वो अपना सेशन साहब के जमाने की के चलिए, आवाज आपकी रुक गई है, मैं दोबारा आ जाऊंगी। अनिल जी जवाब दे दीजिए, इन्होंने 2 बार सवाल पूछ लिया कि क्या ऑफिसर्स को ये पावर आप लोगों ने दिया है
क्योंकि इस तरह के मामले सामने आ नहीं रहे हैं कि किसी ने अगर मास्क नीचे किया, एक डेढ़ आधा घंटा के वीडियो में मास्क नीचे ही है, वो एक स्नैप खिंचवाने के लिए मास्क नहीं नीचे किया गया है, एक स्नैप खींचने के लिए कुछ क्षण लगते हैं, कुछ सेकंड लगते हैं, तो क्या उन पर एक्शन नहीं होना चाहिए और क्यों नहीं हो रहा है? अनामिका जी, नंबर एक तो ये बात बिल्कुल गलत है कि चुनाव आयोग के पास पावर नहीं है। चुनाव आयोग चुनाव के अंदर पूरी तरीके से उनके पास सारी शक्तियां उनके पास केंद्रित होती है, सारा प्रशासनिक ढांचा उनके अंदर होता है और एक जब डीएमवी या कोई भी अधिकारी मंच पर चढ़ करके बिल्कुल सभा को रोक सकता है, बिल्कुल कानूनी कार्रवाई कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए ये कहना कि चुनाव आयोग के पास अधिकार नहीं है, चुनाव आयोग के पास पावर नहीं है, चुनाव आयोग हाजिरी लगाता है, ये कहीं ना कहीं हाथ से पदवा। चुनाव भी हमारी एक स्वतंत्र एजेंसी है और स्वतंत्र एजेंसी पूरी तरीके से निर्भीकता पूर्वक चुनाव कराती है। निश्चित तौर पर कुछ अपवाद हैं जहां पर ये चीजें होनी चाहिए थी, पूरी तरीके से कानून का पालन नहीं हो रहा है और ये सभी राजनीतिक दल अपनी तरफ से ऐसा कर रहे हैं। तो एक राजनीतिक दल का विषय नहीं है और इसको लागू होना चाहिए। हम सबको सभी राजनीतिक दलों को ईमानदारी से इसको लागू करना चाहिए क्योंकि जनता सबसे पहले है और जनता के साथ में हम बिल्कुल ये बात सही, मैं सहमत हूं कि मैसेज भी नेताओं को देना पड़ेगा, आगे बढ़कर भी नेताओं को आना पड़ेगा कि भाई हम भी मास्क लगा रहे हैं, आप भी मास्क लगाएं। ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन अगर हम ये देखा जाए इन सब परिस्थितियों में भी कोरोना को पूरे अगर विश्व की स्थिति में देखा जाए तो हिंदुस्तान ने बहुत अधिक कंट्रोल करा हुआ है। इस सरकार के प्रयासों का इसका लाभ मिल रहा है। जितनी अधिक वैक्सीन दे करके लोगों को वैक्सीन लगाई गई है उसका लाभ भी कहीं ना कहीं हमारी जनता को मिल रहा है। तो इसलिए हमको सबको जागरूक होकर के ही काम करना पड़ेगा, सावधानी बरत करके ही काम करना पड़ेगा। और उसके अंदर मैं कहीं सरकार का बचाव नहीं कर रहा, लेकिन अकेली सरकार ही कुछ नहीं कर सकती अगर जनता साथ नहीं खड़ी होगी। तो निश्चित तौर पर हम दोनों को ही इसको करना पड़ेगा। और अनामिका जी, जब बीमारी से लड़ा जाता है तो आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए जाते। जब बीमारी से लड़ा जाता है तो ये कि मैं तो कम से कम सावधानी बरतूं, आरोप प्रत्यारोप लगा करके चीजें नहीं ठीक हो सकती हैं। ये तो एक तरह से युद्ध है। आज बीमारी से युद्ध है, कभी पाकिस्तान से युद्ध होता है, कभी चीन से युद्ध होता है, कभी बीमारी से युद्ध होता है। तो युद्ध में तो पूरे देश को एकजुट होकर के लड़ना पड़ेगा, एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा। आपने कई बार देखा कि राजनीतिक दल तो वैक्सीन को भी हिंदू मुस्लिम में करके ले जाते हैं। हाँ। राजनीतिक दल तो वैक्सीन में बीजेपी और समाजवादी पार्टी को करके ले जाते हैं। तो ये राजनीतिक से ऊपर उठ करके देश हित में सोचने के लिए क्या आवश्यकता है। और जिस तरीके से आपने भी जागरूकता अभियान चलाया, निश्चित तौर पर आपका टीवी चैनल भी इसके लिए बधाई का पात्र है। और बाकी भी जो मीडिया जो इसके काम कर रही है, मीडिया की तरफ से भी जो जागरूकता आ रही है, इससे भी बहुत लाभ मिल रहा है। हम सब मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास। बिल्कुल जीतेंगे सर, एक दिन जीत जाएंगे। ओपी डाबला, क्या गलत कह रहे हैं अनिल गोयल? देखिए, अनिल गोयल जी से और मैंने हरदीप जी से एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या कोरोना सिर्फ व्यापारियों में ही आता है या जो रात को 10 बजे तक ठेके खुल रहे हैं उनके लिए नहीं है? व्यापारी पहले भी बेचारे मार कोरोना में लॉकडाउन से घिरे हुए थे, उन्होंने काफी नुकसान हुआ और उनका तो व्यापार 6 बजे तक बंद कर दिया जाता है। और दूसरी तरफ जो ठेके हैं वो 10 बजे तक खुले हैं। तो ये दोहरी राशि का तो जवाब दें कि इनके लिए पाबंदियां क्यों लगाई है? क्या कोरोना रात को 10 बजे नहीं आता ठेके पर? एक तो ये है। और दूसरी बात ये है कि पहले जवाब देंगे ये एक नहीं, दूसरा भी पूछ लीजिए, आप पूछ लीजिए, दूसरा भी पूछ लीजिए। हाँ, दूसरा मेरा यह है कि पिछली जो कोरोना का दौर था पिछले तो चलिए, दूसरा सवाल आपका हम तक पहुंचा नहीं सर, एक बार दोहरा दीजिए प्लीज। लहर बढ़ती जा रही है जैसे, उसके लिए सबको मिल करके और इस कोरोना के लिए और जागरूक करें लोगों को। और जो नेता है उनको खुद को, चाहे वो किसी भी पार्टी को हो, अपने मास्क लगाएं। तो जवाब मिल गया, यानी कि पहला सवाल बाकी रह गया है। जी, क्या हरदीप पाटला जवाब दीजिए। ठेके 10 बजे तक खुलेंगे, बाकी दुकानें 6 बजे तक, क्या है? अनामिका जी, देखिए मैं डाबला जी को एक जवाब दे दूं कि जो हरियाणा सरकार ने जो गाइडलाइंस जो जारी की हैं वो केवल
आम जनता के लिए नहीं है। गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी कैसे काम करेंगे, उसके अंदर ये है कि 50% कर्मचारी काम करेंगे अलग अलग जगह के लिए क्योंकि ताकि जनता परेशान भी ना हो। जनता के जो दैनिक कार्य हैं, गवर्नमेंट के सरकारी है, जो सरकार के कार्य हैं, जनता को कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए अलग अलग जगह के लिए अलग अलग गाइडलाइन क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है और क्या क्या गाइडलाइन, सर सुनिए ना, 2 डोज का, सर सुनिए ना प्लीज हरदीप जी, वो क्या क्या रेस्ट्रिक्शन गाइडलाइंस है वो हम सबको पता है। उनमें से केवल 2 को लेकर क्वेश्चन किया है। अभी ओपी डावला साहब ने केवल 2 को लेकर क्वेश्चन किया है। उनका कहना यह है कि और दुकानें 6 बजे तक खुलेंगी, ठेके क्यों 10 बजे तक खुलेंगे, क्या वहां कोरोना का खतरा नहीं है? बस केवल 2 गाइडलाइंस को लेकर उन्होंने सवाल पूछा है, उसका जवाब दे दीजिए। देखिए, जहां तक डावला जी की अगर मैं एक बात बता दूं कि हमारे जो देश के अंदर ठेकों का प्रयोग इतना नहीं होता जितना किराने की दुकान का प्रयोग होता है। शायद ये भूल रहे, ठेकों पे इतनी भीड़ नहीं होती है। और सेकंड की है, उनके लिए भी लिमिटेशंस है, उनके लिए भी गाइडलाइन की गई है कि उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करना होगा, मास्क लगाना पड़ेगा। इसके लिए अलग अलग बात कर रहे हैं आप सर क्या तुक दे रहे हैं आप, क्या तुक दे रहे हैं सर? अगर थोड़ा वक्त चाहिए तो ले लीजिए, थोड़ा वक्त चाहिए ले लीजिए। मैं 5 मिनट बाद आ जाऊंगी हरदीप जी, 5 मिनट बाद आ जाऊंगे। आप कैसी बात कर रहे हैं सर? नहीं अनामिका जी, आप मुझे एक बात है, सरकार ने सिनेमा हॉल के लिए मेरा सवाल नहीं है ये, नहीं ये मेरा सवाल नहीं है। के लिए अलग गाइडलाइन जारी की है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं, जो मिनी लॉकडाउन है, आप लोगों ने जो सख्ती बरती है, मुझे सब सिरोधार्य है सर, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, आपने ठीक किया। लेकिन ये कांग्रेस का सवाल है ना, उनको जवाब दीजिए। अब ये जवाब में आप ये कहेंगे कि ठेकों के आगे लाइन नहीं लगती, भीड़ नहीं लगती, इसलिए वो खुले हुए हैं, दुकानों के आगे लाइन लगती है, भीड़ लगती है, इसलिए नहीं खुले। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ सर, ये कोई जवाब नहीं हुआ। अनामिका जी, जब भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अलग अलग जगह के लिए अलग गाइडलाइंस है, तो इन्होंने ये तो कल ये कहेंगे सरकारी दफ्तर के अंदर 50% लोग क्यों जा रहे हैं? ओपी डावला साहब, जवाब मिला आपको? कल ये कहेंगे कि देखिए, ये कोई जवाब नहीं है, इनके पास कोई जवाब नहीं है, सिर्फ व्यापारियों को नुकसान पहुंचाने की बात है। कोरोना व्यापारियों में भी इतना ही है और ठेकों पर भी इतना ही है। और जो स्टाफ की बात कर रहे हैं, अभी तक सभी जगह स्टाफ भी पूरा जा रहा है। अब शायद हरदीप जी उनका सवाल समझे नहीं, वो ये कह रहे हैं कि ठेकों को खुला रख के आप अपना खजाना भर रहे हैं, लोगों की जेबें खाली हो रही है, उससे आपका कोई सरोकार नहीं, वो ये पूछना चाह रहे हैं। नहीं मैडम, सरकार का काम कोई जरूरी नहीं है कि रेवेन्यू इकट्ठा कर दो। सरकार का काम पहले हमारे लिए प्रदेश की जनता है, उसके बाद रेवेन्यू है। ये इनकी गलतफहमी है कि सरकार खजाना भर रही है या सरकार को कोई लालच है। हमारे लिए, हरियाणा प्रदेश के लिए सबसे पहले हरियाणा का प्रत्येक हमारे लिए ज्यादा आवश्यक है। उसी को देखे के लिए गाइडलाइंस जारी की गई है। रेस्टोरेंट्स के लिए अलग की गई है, पार्क के लिए अलग की गई है, गवर्नमेंट ऑफिस के लिए अलग की गई है, और जहां पे भीड़ भाड़ वाले बाजार है उनके लिए अलग की गई है। कल ये कहेंगे कि दिल्ली के अंदर कुछ बाजारों को तो एक हफ्ते में एक दिन खोलने की परमिशन है, कुछ को रोज खोलने की परमिशन है। तो मैडम अनामिका जी, मैं वही बता रहा हूँ कि अलग अलग परिस्थितियों को देख के गाइडलाइंस जारी की जाती है। अनिल गोयल जी, आपका जवाब ओपी डावला के सवाल पर। अनामिका जी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, ये व्यापारी हैं, व्यापारी होने के नाते इनका दुख दर्द बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक है, और ये वाकई में व्यापारियों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन जब बीमारी और युद्ध होता है तो हमको उन परिस्थितियों के अनुसार भी अपने आप को ढालना होता है। जहां तक शराब के ठेकों का सवाल है, तो चाहे पंजाब की सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, चाहे राजस्थान की कांग्रेस सरकार हो, चाहे दिल्ली की केजरीवाल की सरकार हो, ये सही मायनों में निश्चित तौर पर सभी सरकारों ने रात के 9 बजे तक 10 बजे तक शराब के ठेकों की जो खोलने की व्यवस्था करी है, ये उनकी अपना कोई विषय है। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ, मैं 100% सहमत हूँ कि शराब की ठेके की दुकान भी इन दुकानों के साथ ही बंद होनी चाहिए। शराब के ठेकों के दुकान पर भी कोरोना होता है, लेकिन सबसे पहले शराब की बिक्री खोली दिल्ली सरकार ने, और दिल्ली सरकार ने सबसे पहले वहां पर कोरोना की लाइन लगवा, भीड़ लगवा करके, और दिल्ली में कोरोना का इजाफा करा। और वही सरकार जो कि पंजाब में जाकर के शराब के खिलाफ बोलती है, दिल्ली में घर घर मोहल्ले मोहल्ले में शराब के ठेके की दुकान खोलने के लिए जा रही है। लेकिन क्योंकि भाजपा का विरोध करना है,
आप भाजपा विरोध करने की जगह आप ये कहो कि पूरे हिंदुस्तान नहीं तो में दिल्ली में ठेके खुले हुए हैं और लाइनें लगी हैं, तो हम दिल्ली को थोड़ी फॉलो कर रहे हैं। अब आपकी बात आ गई ना कि एक सेकंड सर, अगर अनामिका मास्क नहीं पहन रही है तो अनिल गोयल मास्क नहीं पहनेंगे, ऐसा जरूरी थोड़ी है। अनिल गोयल मास्क नहीं पहन रहे हैं तो अनामिका मास्क नहीं पहनेगी, ऐसा जरूरी थोड़ी है। दिल्ली में ठेके खुले हुए हैं तो हम खोलेंगे, ऐसा जरूरी थोड़ी है। और अगर रेवेन्यू के हिसाब से या आपको वाकई जो हरदीप जी कह रहे हैं वो लग रहा है कि वहां कोरोना का खतरा कम है क्योंकि भीड़ कम है, क्या वाकई भीड़ कम है, ये भी बता दीजिएगा। अगर ऐसा कुछ है तो वो भी बताइए ना, खुल के बात कीजिए। अनामिका जी, एक रिक्वेस्ट है आपसे। मैं ये नहीं कह रहा कि शराब के ठेकों में भीड़ कम है, यही तो कहा था आपने। अनामिका जी, आपने अगर पिछली लॉकडाउन की गाइडलाइंस देखी होगी, उसके अंदर ये भी था कि जो मेन बाजार है उनको गाइडलाइंस नहीं सर, देखिए पिछले लॉकडाउन में और पिछली वेव में भी शराब के ठेकों को लेकर आप लोग 8 बजे तक खोलने की परमिशन थी। पिछले बार भी आप लोग गिरे थे ठेकों को खोलने को लेकर, फिर अलग से एक आदेश आया था कि डीसी जो है वो परमिट देंगे कि खोलना है। इसका मुद्दा ये है ही नहीं सर, आपकी हमारी तैयारी कितनी है, हम कैसे बच सकते हैं, यही है। और इस पर हम अगर एक बात को पकड़ के ना बैठे तो ठीक है, क्योंकि पैनल में सबने सुना, अनिल साहब ने भी सुना था कि आपने क्या कहा था। अनिल गोयल जी बोलिए, बात पूरी कीजिए। अनामिका जी, मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि जो हमारे जो अपने व्यापारी वर्ग हैं या कांग्रेस के नेता हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जो भी हैं उनको अगर इस चीज को करना चाहिए तो पूरे हिंदुस्तान की बाकी सब सरकारों को भी बीच में रख करके बात करनी चाहिए। आप सिर्फ ये भाजपा को बदनाम करने के लिए, भाजपा सरकार को बदनाम करने के लिए कौन बदनाम कर रहा है? तो वो प्रश्न दिल्ली पर भी खड़ा होता है, वो प्रश्न पंजाब पर भी खड़ा होता है, वो प्रश्न महाराष्ट्र में भी खड़ा होता है, वो प्रश्न राजस्थान में भी खड़ा होता है, जहाँ पर कांग्रेस की सरकारें हैं, जहाँ पर अन्य राजनीतिक दलों की सरकारें हैं। बिल्कुल उठता है, बिल्कुल उठता है। सही बात अनामिका जी, मेरा कहने मतलब ये, हमको सही बात पर सही स्टैंड लेकर के बात करनी चाहिए, ना कि किसी भी विरोधाभास को लेकर के भी भाजपा का विरोध करना है तो इसमें हरियाणा की बात करो, पंजाबी बात करो तो पंजाब पर कुछ मत बोलो, दिल्ली पर कुछ मत बोलो, राजस्थान पर कुछ मत बोलो, महाराष्ट्र। ओपी डावला जी, क्या आप वाकई राजनीति के लिए ऐसे सवाल पूछ रहे हैं? आप राजनीति कर रहे हैं कोरोना के मामले पर? ओपी डावला देखिए, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ उन व्यापारी भाइयों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने पिछले कोरोना काल के अंदर भी बहुत नुकसान उठाया है, और आज जब उनको तो 6 बजे तक कर दिया गया और ठेकों को 10 बजे तक छोड़ दी। मेरा सिर्फ किसी पार्टी विशेष से नहीं है, सिर्फ ये है कि जो गाइडलाइन बने उसमें सोच समझ के सरकारें बनाए कि किसी का नुकसान भी ना हो और कोरोना से भी बचाया जा सके। तो इसलिए सोच समझ के हमने कहा है, अगर सरकार डॉक्टर सतबीर, इस समस्या को नहीं, अनिल जी आ जाओगे, रुक जाइए। डॉक्टर सतबीर जी, आपने शायद कांग्रेस के नेताओं को परामर्श नहीं दिया क्या ये? चलिए आ जाऊंगी मैं आप लोगों के पास क्विक रिएक्शन के लिए। डॉक्टर सतबीर रुक जाइए प्लीज। डॉक्टर सतबीर, काफी देर से आप सुन रहे हैं पक्ष विपक्ष दोनों की जा रही है। हाँ, एक सीधी सी बात है, सभी मेंबर ये बात मानते हैं कि अगर ठेके 9 बजे तक खुलते हैं तो दुकानें भी 9 बजे तक खुलनी चाहिए, सीधी सी बात है। जनता में किसी भी आदमी से ये पूछ लो, वो ये कहेगा अगर दुकानें 6 बजे बंद होती है, ठेके भी 6 बजे से बंद होने चाहिए, और हर जेन्युइन आदमी ये बात मानता है। और अगर ठेके 9 बजे तक खुलते हैं तो दुकानें भी 9 बजे तक खुलने दो, बहुत सिंपल सी बात है सर। इसमें कोई जानबूझ के राजनीति बना करके राजस्थान और दिल्ली इधर उधर का नाम देके। डॉक्टर सतबीर, आपकी राय सर, आपकी राय जानना चाह रही हूँ। ये ज्यादा सही नहीं है क्या कि अगर दुकानें 6 बजे तक खुलती है तो ठेके भी 6 बजे तक खुले, बजाय इसके कि दुकानें भी ठेकों की तरह 9 या 10 बजे तक खुलने चाहिए? ये कोई तर्क नहीं हुआ ना कि अगर ठेके खुल रहे हैं 10 बजे तक तो दुकानें भी 10 बजे तक खुलनी चाहिए। रेस्ट्रिक्शंस तो लगाना ही है, तो ठेकों को भी 6 बजे ही क्यों ना बंद कर दिया जाए? क्या ये सही पॉइंट नहीं है डॉक्टर सतबीर? ठेके भी 6 बजे बंद होने चाहिए, और जिन जगह पर स्थिति ज्यादा खराब है अल्टरनेट ठेके भी खुलने चाहिए, जैसे दुकानें अल्टरनेट खुलती है। अनिल भाई, पर स्थिति अच्छी है, कुछ जिलों में अच्छी है, वहाँ 9 बजे तक। चलिए मैं आपको एक रिएक्शन ले लूँ जरा। अनिल गोयल, आपने भी हमें भरी थी, आप भी इसके पक्षधर थे कि ठेके भी नहीं खुलने चाहिए 6 बजे के बाद। अब आप ये बताइए, जब आप लोग इसके पक्षधर हैं तो क्यों खोल रहे हैं, फिर क्यों सवाल उठाने का मौका दे रहे हैं? बताइए। ओपी डावला को बैठे बिठाए बटेर दे दिया हाथ में। अनामिका जी, जो डावला जी कह रहे हैं, मैं इनको बात से व्यापारियों के दर्द के साथ मैं शामिल हूँ, मैं व्यापारी के दर्द से सहमत हूँ। निश्चित तौर पर व्यापारियों का व्यापार खराब हो रहा है,
लेकिन इन परिस्थितियों में व्यापारियों को भी सरकारों का साथ देना चाहिए। मेरी सिर्फ डावल साहब जो सिर्फ हरियाणा की बात कर रहे हैं और ये अभी इन्होंने केंद्र सरकार राज्य सरकार में बात डाल दी, ये जो विषय है राज्य सरकार का विषय है, चाहे वो हरियाणा का मामला है, चाहे वो दिल्ली का मामला है, चाहे पंजाब का मामला है, चाहे राजस्थान का मामला है। तो डावल साहब को ये बात जो कहनी चाहिए, उनको ये बात कहनी चाहिए कि चाहे किसी भी पार्टी की सरकार है, चाहे हरियाणा है, चाहे दिल्ली है, चाहे पंजाब है, चाहे राजस्थान है, सब जगह पर जो है 6 बजे तक दुकान खुले तो 6 बजे तक शराब के ठेके खुलने चाहिए। अगर ये इस तरह से बात को कहते हैं तो निश्चित तौर पर अपनी बात को वजन भर के कह रहे हैं, लेकिन अगर सिर्फ हरियाणा की बात करेंगे तो इसमें राजनीतिक बू आती है। चलिए, उसमें से कितनी सियासी बू आ रही है वो मैं उनसे जान लूंगी। आप मुझे ये बताइए ना, आप सर मुझे ये बताइए कि हरियाणा के लिहाज से आपका क्या मन है, आगे भी ठेके खुलेंगे क्या अभी? क्योंकि मामले तो बढ़ ही रहे हैं, 9,655, हम 10,000 को टच करने वाले हैं। ये बीते 24 घंटों के आंकड़े हैं, हम 10,000 टच कर चुके हैं। अगर अभी आंकड़े निकाल लिए जाएं करंट तो अनामिका जी, सरकार इस पर पैनी निगाह से नजर है सरकार की, और सरकार इस पर उचित फैसला लेगी। इसलिए ये जो फैसला सरकार को लेना है वो टीवी डिबेट पर फैसले नहीं सुनाए जा सकते जब तक सरकार कोई फैसला ना ले ले। इसलिए मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा हमारा जो तरीका है वो पूरा विशाल होना चाहिए, बड़े तरीके से सोचना चाहिए। हम पार्टी पॉलिटिक्स में पढ़ करके चीजों को जो अच्छी पार्टी पॉलिटिक्स की बात ही नहीं हो रही है, हो ही नहीं रही है सर पार्टी पॉलिटिक्स की बात। हेमंत जी, मैं पहले कह चुका हूँ कि कोई भी सरकार हो, चाहे वो पंजाब की हो, राजस्थान की हो, चाहे कहीं भी सरकार आप ले लीजिए, ये गाइडलाइन जो सेंटर की गाइडलाइन है उसके अधीन होना चाहिए कि जो शराब के ठेकों पर जो लागू है वही दुकानों पर लागू है। तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग हो सकती है, तो अलग अलग। तो हरियाणा की, आज हम डिबेट में हरियाणा की बात कर रहे थे, पूरे देश की बात नहीं कर रहे थे। मैं हरियाणा की ही बात करूंगा। अगर ये डिबेट पूरे देश की है तो इसमें पूरे देश की बात करें हम। सर ये दोनों की बात है, रावल साहब, बिल्कुल ये दोनों की बात है। आज हरियाणा के जो कांग्रेस के नेता है लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, उनके बारे में आपने उनको कोई परामर्श दिया कि नहीं अभी तक? आप हरियाणा के किसी नेता की वीडियो दिखाएंगे और मैं आपको हरियाणा जो के लिए आए हो, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार के मंत्री है, मुख्यमंत्री है, आपने उनको मुख्यमंत्री है, चाहे स्पीकर डिप्टी स्पीकर है, आप सभी की जनसभाएं तो कांग्रेस के नेता भी कोई मास्क वगैरह भी नहीं लगा रखा है, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है। तो जब नेता ये कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो आम आदमी क्या करेगा? पहले आप खुद को बदलिए, ये दौड़ करने वाली है। आप वैक्सीनेशन बढ़ेंगे, स्कूल खोलने जा रहे हैं, आप स्कूलों को खोलने जा रहे हैं, युवाओं में वैक्सीनेशन को बढ़ाइए, वैक्सीनेशन पूरी करिए। आप इन बातों पर ध्यान दीजिए। आप तो लगातार, अरे डाबला साहब, आपको शायद अभी तक ये नहीं पता, भारत देश वैक्सीनेशन के मामले में सबसे आगे है। काल के अंदर भी लोगों ने अपने प्रियजनों को गंवाया है, बड़ी जनसंख्या होते हुए, बचाने के लिए प्रयास करिए। ओपी डाबला, मैं आज पहली बार और दूसरों को भी पालन करेंगे। ओपी डाबला, मैं भी सरकार से सवाल पूछ रही हूँ, डॉक्टर सतबीर भी सवाल पूछ रहे हैं, आपने भी पूछा। फर्स्ट हाफ तक मुझे भी सब ठीक लग रहा था, लेकिन मैं आज पहली बार निराश हूँ सर। मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस वाकई सियासी रोटियां ही सेक रही है। आप एक लाइन तो बोल जाते हैं जो सहयोग और चिंता व्यक्त करती है, कोरोना से फाइट करने में हमें कुछ मार्गदर्शन भी देती है, लेकिन अगली लाइन में आप जो राजनीति कर रहे हैं वो दिख जाती है। डावला साहब, मुझे सच में आपसे ये उम्मीद नहीं थी। वो आप पहले खुद को देखिए, आप पहले खुद को देखिए। क्या हम ये करके कोरोना से फाइट करेंगे? कोरोना क्या दरवाजे पे खड़ा हो जाएगा कि पहले हम डिसाइड कर ले कि उसे किसे पहले अटैक करना है या सभी को मास्क पहनना है? मैंने आपको पहले ही कहा कि डॉक्टर सतबीर ने केवल ये नहीं कहा कि जो गाइडलाइंस बना रहे हैं वो उनके लिए बोल रहे थे, लेकिन केवल उनके लिए नहीं बोल रहे थे कि जो गाइडलाइंस बना रहे हैं उन्हें भी फॉलो करना है ताकि लोग फॉलो करें। उन्होंने तमाम नेताओं और अधिकारियों का, ऑफिसर्स का जिक्र किया, और ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है सर। डॉक्टर सतबीर, आपकी बात में मैं जोड़ भी देती हूँ, ये जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, जो हीरो हीरोइन है, इनको भी ये फॉलो करना चाहिए। इनके हेयर स्टाइल, इनका पूरा फैशन जो लोग फॉलो करते हैं, इन्हें भी बिना मास्क के बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो ये था मेन पॉइंट डॉक्टर सतबीर का, केवल भाजपाई के लिए नहीं था जो आपने पकड़ लिया। ओपी साहब, मैं वाकई निराश हुई हूँ।
अनामिका जी, हमारे नेता कुमारी शैलजा जी जहाँ भी जाती है जनसभा में मास्क का प्रयोग करती है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, सभी ने मास्क का प्रयोग किया है। कभी कभार आप देखिए, चलिए ठीक है, आप लोग पहनते हैं सर, बहुत अच्छी बात है। अगर प्रदेश कांग्रेस ऐसा कर रही है बहुत अच्छी बात है, ब्रेवो। अनिल गोयल। अनामिका जी, मैं ये चैलेंज देता हूँ, जितने फोटो को, जितने वीडियो को उनके पास भेज देता हूँ, चाहे राहुल गांधी है, चाहे प्रियंका गांधी है, चाहे इनके कांग्रेस की लीडरशिप है, चाहे इनके मुख्यमंत्री है, सब बिना मास्क के जनसभाएं करते दिखा दिया। हरियाणा की बात करें पूरे देश नहीं तो सर अगर ऐसा है, आपके पास वीडियो है, फोटोज है अनिल जी, तो एक्शन क्यों नहीं हुआ? यही तो डॉक्टर सतबीर पूछ रहे थे, क्या किसी ऑफिसर में ये मादा है, उसको इतनी छूट दी गई है कि ऐसे लोगों पर भी जो मंचों से बिना मास्क के या मीडिया के सामने बिना मास्क के लोगों से रूबरू हो रहे, मुखातिब हो रहे, उन पर क्यों नहीं एक्शन हो रहा? अगर आपके पास वीडियो तो आपने एक्शन क्या लिया वो भी बताइएगा जरूर। अनामिका जी, मैं निश्चित तौर पर जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर चुनाव आयोग को पूरा अधिकार है, चुनाव आयोग को पूरा अधिकार है उस पर एक्शन लेने का। और जहाँ चुनाव नहीं हो रहे हैं वहाँ पर अगर एक्शन लेते तो ये कहते हैं बदले की भावना से कार्रवाई होती है। नहीं तो आप नहीं लेंगे एक्शन? ईडी कहीं छापा मारती है तो आप नहीं लेंगे एक्शन? कमाल है सर, मैं बिना मास्क के बाहर घूमूंगी और मैं आपको कह दूंगी आप बदले की भावना से करें तो आप एक्शन नहीं लेंगे? अनामिका मेरी बात प्लीज सुन तो लें। आज अगर ईडी कहीं छापा मारती है, कहीं रहने दीजिए ना प्लीज, बहुत सटीक से, कम वक्त है, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। और मैं आपसे बहुत कुछ ठोस चाहती हूँ जो इस डिबेट के आखिर में जाए। सर ईडी वीडी रहने दीजिए, आज ईडी पे बात ही नहीं हो रही है। अगर ये कोई कहेगा, कोई भी कहेगा, आप सर सरकार में बैठे हैं, आप कांटों के ताज पे बैठे हैं, अगर कोई कहेगा कि आप बदले की भावना से एक्शन ले रहे हैं तो आप एक्शन नहीं लेंगे? नहीं, एक्शन लेंगे। हाँ फिर मैं ये बता रहा हूँ कि ये इन राजनीतिक दलों की मानसिकता क्या है। इन राजनीतिक दलों को बात को अपनी गलती मानने की जगह बात का बतरण बनाना, माहौल खराब करना, मानसिकता को लेकर कोरोना से थोड़ी ना फाइट होगा सर। गाइडलाइंस है तो है, आपके लिए भी उतनी है, मेरे लिए भी उतनी है, सीएम डिप्टी सीएम उनके लिए भी उतनी है। गाइडलाइंस है तो है, बात बहुत सीधी सी है। तो एक्शन क्यों नहीं हो रहा? आपके पास जो वीडियोज और फोटोज है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, कितनों पर चालान किए हैं आपने? अनामिका जी, लगातार चालान हो रहे हैं, लगातार एक्शन हो रहे हैं। सरकार जितना कर सकती है पूरी तरीके से, जिनका आपने जिक्र किया, जिनका ओपीडब्ल्यू जिक्र कर रहे थे, नहीं हुआ चालान। डॉक्टर सतबीर, नहीं हुआ सर। जिनके वीडियोस का आप जिक्र कर रहे थे नहीं हुआ उन पर चालान, ऐसी तो कोई खबर ही नहीं आई। डॉक्टर सतबीर, बिल्कुल। अगर सरकार में बैठे लोग ये कहेंगे कि अपोजिशन के लोग गाइडलाइन नहीं मान रहे, तो सरकार के बैठे लोगों की ये जिम्मेवारी है कि अपोजिशन के जो लोग मान नहीं रहे उन पर बहुत सख्त कार्रवाई की जाए। अगर इनके पास वीडियो है किसी भी नेता का, उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। सभी लोग इसको सपोर्ट करेंगे। अपने लोगों पर भी इन पे कार्रवाई करना चाहिए, जो दूसरे लोग हैं उन पे भी कार्रवाई करना चाहिए। एक बीच में और किसी ने वक्ता ने ये कहा कि हरियाणा और भारत वैक्सीनेशन में नंबर 1 है। ये बिल्कुल गलत बात है। कनाडा, सिंगापुर, इजराइल और कई देश 10 महीने पहले 100% वैक्सीनेशन कर चुके थे। सर आबादी के हिसाब से वैक्सीनेशन में, डॉक्टर सतबीर, आबादी के हिसाब से वैक्सीनेशन में हमने भी नए आयाम स्थापित किए हैं। आबादी के हिसाब से आप जिन देशों का नाम गिना रहे हैं उनसे तेज ही एक तरह से मान लीजिए, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या के मुकाबले वहाँ की जनसंख्या को भी देखा जाना चाहिए। मैं पीठ थपथपाती हूँ हरियाणा सरकार की भी और भारत सरकार की भी वैक्सीनेशन के मामले में, चाहे वो किशोरों का ही वैक्सीनेशन क्यों ना हो। डॉक्टर सतबीर, मानेंगे आप? नहीं, ये बात मानूंगा कि भारत बड़ा देश है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग है। हमारे पास मैन पावर, जितनी मैन पावर हमारे पास है उतनी मैन पावर उनके पास नहीं है। ठीक है, वो समृद्ध देश है, उनके पास सुविधाएं ज्यादा हैं, लेकिन ये कहना भी गलत है कि इजराइल ने 10 महीने पहले, कनाडा में 10 महीने पहले 100% वैक्सीनेशन हो चुकी थी। सुविधाएं ज्यादा हैं, वैक्सीनेशन में आबादी कम, अच्छी बात है, ताली बजनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है। उन्होंने 100% वैक्सीनेशन कर लिया, ये बहुत अच्छी बात है सर, ये बहुत अच्छी बात है। ओमिक्रॉन को तो आप
ओमिक्रॉन को तो आम फ्लू घोषित कर दिया है उन देशों ने। अगर हम स्पेन वगैरह की बात करें, वहां बिना मास्क के भी लोग घूम रहे हैं, तो कितनी समृद्धता है वहां पर, कितनी सुविधाएं हैं। सुविधाएं ज्यादा है, आबादी कम है, तो 100% कर लिया। हम भी बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे सर। जनसंख्या के लिहाज से वैक्सीनेशन यहाँ पर भी बहुत बढ़िया हो रहा है। देश की एक गलत छवि, प्रदेश की एक गलत छवि वैक्सीनेशन के नाम पर बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। जहां काम हो रहा है वहां हो रहा है। हम यही तो करते हैं सर, शुद्ध खबर परोसते हैं, पूछ भी रहे हैं सरकार से ठेकों को लेकर और थपथपा भी रहे हैं इनकी पीठ वैक्सीनेशन को लेकर। हरदीप जी कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं डॉक्टर साहब बहुत आदरणीय डॉक्टर सतबीर जी है, मैं उनको ये कहता कि जो मैंने ये बात कही थी, मैंने उसमें पहले ये कहा था कि हमारे 150 करोड़ के लगभग आबादी है, उसके उस लिहाज से हम नंबर 1 है। इनको शायद समझने में थोड़ी, चलिए ठीक है, मैं क्विक रिएक्शन ले लेती हूँ। हरदीप पाटला जी, ठीक है, एक क्विक रिएक्शन। कोरोना से लड़ने में प्रदेश इस वक्त अनामिका जी, मैं क्विक रिएक्शन कितना तैयार है? हम पीक के लिए तैयार हैं? अनामिका जी, मैं तो सरकार की तैयारी, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार की तैयारियों के पूरे आश्वस्त आपको करता हूं कि सरकार पूरी तरीके से तैयार है। जो अगर आज ओमिक्रॉन का ये वेरिएंट रहता है या वेरिएंट बदलता है, चाहे स्थिति कैसी भी हो, उसके लिए पूरे तरीके से सरकार ने तैयारियां की है। जो पिछली बार की कैजुअलिटीज थी उनको देखते हुए तो मैं कहता हूं कम से कम 10 गुना की तैयारी है। मैंने आपको पहले भी आंकड़े बताए थे कि 5354 बेड्स नहीं बनाए गए, नहीं रिपीट मत कीजिए। हाँ ठीक है, 10 गुना तैयारी है, वो बाकी ऑनियर हो गया, आईसीयू बनाए गए, हो गया है, वो ऑनियर हो गया है सर, वो ऑनियर हो गया। ओपी डावला जी क्विक रिएक्शन जल्दी से, फाइनल कॉमेंट। मेरा तो सरकार से यही आह्वान है कि जो स्कूल खोलने जा रहे हैं, इसलिए जितना जल्दी हो सके युवाओं में और वैक्सीनेशन बढ़ाई जाए, और ताकि युवाओं में इसका असर कम हो सके। मुझे लगता है विजय साहब का एक बयान आपकी यहाँ चिंता को कम कर सकता है। जो दिए हुए भी काफी वक्त हो गया, उनको 2-3 रोज पहले उन्होंने कह दिया था कि 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं, अगर वैक्सीनेट नहीं है, उनको वैक्सीन उनको नहीं दी गई है, तो स्कूलों में उनको प्रवेश ही नहीं मिलेगा। और बाकी आपकी चिंता जायज है, क्योंकि 15 से नीचे के जो बच्चे हैं उनको भी कोरोना अटैक कर सकता है, तो आपकी चिंता यहाँ वाजिब है। इसका जवाब ले लेती हूँ अनिल गोयल जी। मेरा तो ये कहना, आरोप प्रत्यारोप लगने के बजाय हम सबने मिलकर के इस बीमारी से युद्ध करना है और इस बीमारी को जीतना है, और सरकार की हर कदम पर ये हर चीज को आरोप मानते हैं जी, लगवानी है और आगे बढ़ना है। आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठ करके इस लड़ाई को हमें। स्कूलों पर कांग्रेस की चिंता का जवाब नहीं दिया, 20 सेकंड और दे देती हूँ अनिल जी, बस इसी पर बोलिएगा। नहीं, स्कूलों पर वैक्सीन का लग रही है और निश्चित तौर पर इस वैक्सीन तेजी के साथ में सरकारें लगा रही हैं। चलिए ठीक है, डॉक्टर सतबीर सम अप कर दीजिए सर। सतबीर जी, डॉक्टर सतबीर चौधरी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए शायद सुन नहीं पा रहे, वक्त और ज्यादा आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देता। मैं बहुत स्वागत करती हूं आप सभी के विचारों का, और मैं बहुत धन्यवाद करती हूं आप लोगों ने जिस गंभीरता के साथ यहाँ पॉइंट दर पॉइंट बात की, और दर्शकों तक एक मैसेज पहुंचा होगा कि सरकार कितनी तैयार है, प्रशासन कितनी तैयार। लेकिन जिस मेन पॉइंट पर यहाँ पर बात हुई ज्यादातर अधिकांश डिबेट में, वो ये कि जो गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं, जिन लीडर्स ने खुद को एक रोल मॉडल बनाकर पेश करना है आवाम के आगे, अगर वही मास्क नहीं पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं करेंगे, तो आवाम कैसे करेगी? इस पर इन नेताओं को भी सोचना चाहिए। नमस्कार।